पीएम मोदी का जय श्री राम खोलेगा दक्षिण में क्या जीत का द्वार? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के बाद आएगा, लेकिन मोदी ने अपनी मंदिर परिक्रमा से ये जता दिया कि किस तरीके से वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जीत की ध्वजा फहराने के लिए खुद निकल पड़े। भले ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों तक इस अनुष्ठान के लिए व्रत कर रहे हैं और इस क्रम में वो कई मंदिरों में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। और ये वो मंदिर है जिनका कहीं ना कहीं भगवान श्री राम से संबंध है। आज अपने दक्षिण दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचे। वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी ने तकरीबन 1 घंटे तक पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा के लिए पारंपरिक पोशाक चुनी। वीरभद्र मंदिर में राम की भक्ति में डूबे वो नजर आए और इस दौरान उन्होंने श्री राम जय राम भजन भी गाया। वीरभद्र मंदिर में रंगनाथ रामायण के छंदों को भी सुना। प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक यात्रा 12 जनवरी को नासिक में थी। काला राम मंदिर और गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी के ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद शुरू हुई, जहां उन्होंने प्रार्थना की और भगवान राम के अयोध्या आगमन से संबंधित छंदों में डूब गए, जो मराठी में वर्णित है। इसके बाद आज पीएम लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कल प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरुक्यूर मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। अब देखिए, आज जिस मंदिर में पीएम मोदी ने परिक्रमा की, उसकी ऐतिहासिक और सनातनी दोनों ही मान्यताएं हैं। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर तकरीबन 486 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा नहीं है, वो रहस्यमय तरीके से हवा से लटका हुआ है। रामायण में भी इसका खास महत्व है। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था, तो उसे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर के यहीं गिर पड़े। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने सीता के अपहरण की खबर मिलने के बाद मरते हुए जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। ये मंदिर शिव के रौद्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। मंदिर की छत पर 23 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा भगवान वीरभद्र का चित्र है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा दीवार और चित्र माना जाता है। चित्र में शिव के 15 अवतारों का चित्रण है। प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को यानी कल केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर में भी दर्शन पूजन करने वाले हैं। केरल के त्रिशूर में स्थित गुरुवायूर मंदिर में 5000 साल पुराना ये बताया जाता है और 1638 में इसके कुछ हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में इस मंदिर में विराजमान है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के मुताबिक मंदिर का निर्माण देवगुरु बृहस्पति ने किया। इस मंदिर को दक्षिण का द्वार का भी कहा जाता है। 5 साल पहले 2019 में गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की थी और अब एक बार फिर से मोदी केरल के सबसे प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। केरल के एक और मंदिर में मोदी कल दर्शन के लिए जाएंगे और इस मंदिर का नाम है श्री रामास्वामी मंदिर। केरल के त्रिशूर में स्थित श्री रामास्वामी मंदिर में भगवान राम की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण द्वारा गुजरात के द्वारका में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियों को समुद्र में निकाल करके एक ही समय में स्थापित किया गया। मंदिर में खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फुट ऊंची मूर्ति है और मान्यता है कि ब्रह्मा और शिव जी के अंश भी मूर्ति में शामिल है। परिसर में एक गर्भगृह और एक नमस्कार मंडपम है। मंदिर परिसर में रामायण कालीन चित्र भी बने हुए हैं। प्रभु श्री राम को लेकर के जो पीएम मोदी के मन में आस्था है, वो दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि मोदी जिस तरीके से भगवान श्री राम से जुड़े मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दक्षिण में मोदी के जीत का द्वार भी खोलेगी। खबरों में और आगे बढ़ते हुए, और चूंकि सियासी खबरों का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य दिया है। कार्यकर्ताओं को 50+% का महत्वाकांक्षी टारगेट दिया गया, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? खासकर तब जब तमाम राज्यों में बीजेपी की सीटें पहले से ही अपने चरम पर है, यानी अब सीटें बढ़ने से रही, हाँ घट जरूर सकती है। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी? बीजेपी को बखूबी पता है कि लक्ष्य आसान तो नहीं है, लेकिन मोदी की अगुवाई में पार्टी धीरे धीरे दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ा रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2019 के चुनाव में महज 29 सीटें ही जीत पाई। इन 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी और 4 सीटें तेलंगाना में मिली।
आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 400 सीटें जीतने का टारगेट तय किया, जिसमें दक्षिण भारत की 131 में से तकरीबन 50 सीटें अपने नाम करने का प्लान बनाया। बीजेपी के साउथ के मिशन 50 फॉर्मूले के धरातल पर उतरने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी ने अब खुद संभाला हुआ है, जिसके लिए दक्षिण के राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और विकास की कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब एक तरफ मोदी दक्षिण पथ पर चल करके बीजेपी का 400 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस साउथ में जीत के लिए क्या कर रही है, ये जानना भी जरूरी है। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब तेलंगाना में एक तरफा जीत ने बड़ा संदेश दिया, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि भाजपा के मिशन साउथ को और मुश्किल बना दिया। और अब आंध्र प्रदेश में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति तैयार की। कांग्रेस आला कमान ने वाईएस शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आखिरी बार 1998 से 99 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है। वाईएस शर्मिला ने 4 जनवरी को कांग्रेस की सदस्यता ली और तभी से चर्चा थी कि पार्टी उन्हें नई जिम्मेदारी दे सकती है। वाईएस शर्मिला ने पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया। उन्होंने अपने पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया। भाजपा के मिशन साउथ पर इस घटनाक्रम का क्या असर होगा, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि शर्मिला का राजनीतिक बैकग्राउंड है क्या। शर्मिला के जरिए कांग्रेस तेलंगाना ही नहीं, आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस आंध्र प्रदेश वाईएस शर्मिला को कैंपेनिंग की कमान भी सौंप सकती है। 2014 में आंध्र के विभाजन के बाद पार्टी का लगभग सफाया हो गया। वो 2014 और 2019 में आंध्र प्रदेश में एक भी विधानसभा या लोकसभा सीट जीत नहीं पाई और उसका वोट शेयर 2% से भी कम हो गया। कर्नाटक और हाल में तेलंगाना की जीत से उत्साहित कांग्रेस शर्मिला के पिता और दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की विरासत का सहारा लेकर आंध्र कांग्रेस में नई जान फूंकने की उम्मीद कर रही है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही अप्रैल मई में भी होने वाली है और शायद इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ये कवायद इस वक्त की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर, पुंछ में सेना की गाड़ी खाई में गिरी हुई मिली है। गाड़ी खाई में गिरने से एक जवान शहीद हो गया है, वहीं एक घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई, ये बड़ी जानकारी। खाई में गिरने से एक जवान शहीद और एक इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब बस चंद महीनों का ही वक्त बचा है। बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ इसकी तैयारी में जुटी हुई है। अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए बीजेपी ने रूरल प्लान बनाया है। क्या है रूरल प्लान? मतलब गांव के वोटर्स को अपना वोटर बनाने के लिए एक खास अभियान, जिसकी शुरुआत जनवरी के आखिर हफ्ते में होगी। इस अभियान का नाम है हर गांव चलो अभियान। 40 दिन तक चलने वाले इस अभियान के जरिए बीजेपी देश भर के तकरीबन 1,40,000 गांव कवर करेगी। हर गांव चलो अभियान के जरिए बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर के लोगों से सीधा संपर्क साधेंगे। यह अभियान जनवरी के आखिर से मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा और इसके तहत बीजेपी नेता गांव-गांव में जाएंगे और वहां चौपाल लगाएंगे। इस चौपाल के जरिए वो केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। इसके अलावा वो गांव के लोगों से सुझाव भी लेंगे कि सरकार और क्या उनके लिए कर सकती है। हर जिले में रोजाना 5 से 8 गांवों की परिक्रमा बीजेपी करेगी और इसके लाभार्थियों के साथ सीधे संपर्क साधा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को बताया जाएगा। अब इसमें माना यह जा रहा है कि गांव-गांव तक पहुंचने का बीजेपी का अभियान गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आम भाषा में हम समझें तो लाभार्थी वोटर से सीधे संपर्क किया जाएगा और उसे लाभ वाली योजनाओं को याद दिलाया जाएगा। देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत के ग्रामीण इलाकों में 70% जो है इस वक्त रहते हैं लोग, और ऐसे में बीजेपी को अपना टारगेट पूरा करना है तो गांव का वोट हर हाल में चाहिए होगा। और पार्टी ने इसके लिए जो विशेष रणनीति बनाई वो गेम चेंजर साबित हो सकती है बीजेपी के लिए, और इसी के लिए कवायद बीजेपी कर रही है।
2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में काम कर रही है। बीजेपी ने प्लान बनाया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हर गांव तक पहुंचा जाए। कहा जा रहा है 1,40,000 गांव तक पहुंचेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दे सकेंगे ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में फतह करने में आसानी हो। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी एक्टिव मोड में है। लोकसभा चुनाव उसके लिए जीने या मरने का प्रश्न है। ऐसे में बीजेपी कोई कोस कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि हर तक पहुंचने की तैयारी है। बीजेपी अयोध्या के मुद्दे को बड़ा करके चुनावी मैदान पर उतरने वाली है और इसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पूरा रोड मैप तैयार किया, जो जल्द ही जमीनी स्तर पर उतरता दिखने वाला है। इसे लेकर के दिल्ली में आज बड़ी बैठक हुई। लोकसभा सीटों के सभी क्लस्टर प्रभारियों को पहले ही चुनाव अभियान की जानकारी देकर काम सौंप दिया गया और ये रणनीति बीजेपी बना रही है, जिसको लेकर के बैठकें की गई है। 150 से ज्यादा क्लस्टर प्रभारी बनाए गए। क्लस्टर प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की। बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों को क्लस्टर में डिवाइड किया है। एक क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटों को रखा गया। वरिष्ठ नेताओं को क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किया गया। 150 से ज्यादा क्लस्टर प्रभारी बनाए गए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों के 5 क्लस्टर बनाए गए। क्लस्टर प्रभारी नियमित रूप से प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, विस्तारक और जिले की टीम के साथ संपर्क में रहने वाले हैं। को जिताने के लिए और जहां मित्र पक्ष के उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए ये 300 प्रमुख कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। आज उनके साथ बैठकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने 2019 के चुनाव की तिथियों को मानते हुए मतगणना से लेके आज तक का एक रिवर्स टाइम टेबल बनाया। कौन सी तिथि को क्या होना चाहिए, क्या करना आवश्यक है और इसमें लाभार्थियों से संपर्क कब करें, कैसे करें। नव मतदाता विशेषकर जो 21वीं सदी में जन्म हुआ है उसको सम्मेलन के रूप में इकट्ठा करते हुए 2014 के पहले का भारत और 2014 में बदला हुआ विकसित भारत, इसकी जानकारी कैसे पहुंचाए। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, युवा और महिला, इन सब घटकों तक किस प्रकार पहुंचा जाए और इनके विषय में जो मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो पहुंचाने की एक रचना आज बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों का जिक्र कर लेते हैं। WEF प्रेसिडेंट ने भारत को बताया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। बोर्गे ब्रेंडे ने कहा है कि अगले 2 दशकों में होगी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात। भारत अगले 2 दशकों में बनेगा 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ब्रेंडे ने इस साल भारत की ग्रोथ रेट 8% रहने की उम्मीद जाहिर की है। कहा कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है और देश की इकोनॉमी की 2 गुनी रफ्तार इस वक्त हो रही है। ब्रेंडे ने WEF 2024 में 3 मंत्रियों और RBI गवर्नर के आने को बताया देश के लिए अच्छा। कहा कि पूरी दुनिया भारत में ले रही है रुचि। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर से पुंछ में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है। गाड़ी खाई में गिरने से एक जवान शहीद हो गए हैं, वहीं एक व्यक्ति इस वक्त घायल बताया जा रहा है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर से पुंछ में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी खाई में गिरने से एक जवान शहीद, एक जवान घायल बताए जा रहे हैं।